आइए हम हैं अब 22वें प्रश्न पर। किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें प्रत्येक भाग 4 अंक का दिया गया है। 5 ही हल करने हैं हमें। और इससे जो पहले वाले प्रश्न है 1 से 21 तक, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है द्विघात बहुपद x² + 12 + 7x के शून्यांक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले तो ये करना है। उसके बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब हम इसे करते हैं हल। तो ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आराम से आपको समझाता चला जाऊंगा, देखते रहना है बस। तो सबसे पहले समीकरण को लिखिए। यह है x² + 12 + 7x। अच्छा, इसको इधर ले आइए, क्योंकि हमें जो भी समीकरण है वो आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो ये आएगा हमारा x² + 7x + 12। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ एक गुणांक है, यहाँ 12 है, इन दोनों की गुणा कर दो। तो 1 × 12 बराबर होते हैं 12। छोटी संख्या है तो हम ऐसे ही गुणा कर लेंगे, छोटे के लिए कर लेंगे, लेकिन बड़े के लिए गुणनखंड करने पड़ते हैं। बड़ा नहीं है नंबर, छोटा ही है। कैसे करेंगे, अब 12 हमारा आ रहा 2 × 6 से भी, इसको भी लिख दो। 3 × 4 से भी 12 आता है। ठीक है। अब यहां देखो, ये चिन्ह जो अचर संख्या का चिन्ह होता है, उस चिन्ह पर ध्यान दें। प्लस का है तो आगे वाला नंबर प्लस होके आना चाहिए, माइनस का है तो ये वाला नंबर माइनस होके आना चाहिए। तो प्लस होके 7 हमारा 4 और 3 से होकर आ रहा है, तो 4 और 3 से गुणनखंड हो जाएंगे। बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना है। अच्छा, अब इसको कर दीजिए। x² + 4x + 3x + 12। हमेशा बड़ी संख्या को आगे ही रखना है, चाहे प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, ये ध्यान रखना है। अब यहां से कॉमन लेंगे, x + ये यहां से x जाएगा, जब बचेगा 4 + 3 और 12 में से 3 कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि 3 का भार है और 3 दोनों में भाग जाता है 4 बार। अब गुणांक को ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, यहां से x बचेगा और यहां से 3 बचेगा। अब हमें निकालना है इसका शून्यांक। तो शून्यांक निकालेंगे, दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर बारी बारी से रख देंगे। लिखेंगे शून्यांक ज्ञात करने पर, शून्यांक ज्ञात करने पर। अब शून्यांक जब ज्ञात करेंगे, लिखेंगे x + 4 = 0, तो x आ जाएगा -4 यहां से, तथा दूसरा आएगा x + 3 = 0, तो x आ जाएगा -3। दोनों शून्यांक आ चुके हैं। क्लियर। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। 2 आंसर हमारे आ चुके, क्यों आएंगे 2? क्योंकि इसकी घात 2 है, तो 2 शून्यांक आएंगे। 3 घात होती तो 3 शून्यांक आते। अब करेंगे हम, क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो जब सत्यता की जांच करेंगे हम, तो इस समीकरण के लिए उत्तर की जांच करेंगे। लिखो सत्यता की जांच। अब जांच करते हैं हम यहां पर, तो लिखेंगे, यहां पर लिखिए शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या आएगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इस सूत्र की सहायता से करना है आपको, ए और बी वाले से नहीं करना। अल्फा बीटा मानना पड़ेगा, नहीं तो अगर ए बी से करोगे तो। इसको याद रखो। अब शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों को जोड़ेंगे हम यहां से। 1 - 4 है, 1 - 3 है, तो -4 + -3 बराबर। अब यहां आएगा माइनस x का गुणांक। देखो x का गुणांक है 7, तो ब्रैकेट में लगा दो, बटे x² का है 1। ठीक है, ब्रैकेट में यूं लगाया है
कभी यहाँ माइनस का भी आ जाता है, इसलिए ब्रैकेट ओपन करो, -4 -3 इधर -7, -7 बराबर -7, तो ये हमारा दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, इसलिए सत्य है। दूसरा सूत्र लगाएंगे, अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। अब गुणनफल का सूत्र क्या है? अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, अब गुणनफल मतलब गुणा करना है दोनों शून्यांकों का, एक -4 है, एक -3 है, तो -4 गुणा -3 बराबर अचर पे तो कितना है हमारा 12 है, बटे x² का गुणांक 1, दोनों गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 और इधर भी 12, तो हमारा उत्तर सही है। तो उत्तर की जांच पूरी हो चुकी है, बस ये प्रश्न भी पूरा हो गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है 22 का ख, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। लिखो, एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है, दो संख्या है तो बड़ी x ले लेंगे, लिखेंगे माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। ठीक, अब बड़ी x है तो प्रश्न के अनुसार आएंगे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोला है? इनके वर्गों का अंतर, तो वर्ग करेंगे तो बड़ी पहले लिखेंगे हमेशा, यानी कि x² माइनस y² बराबर 180, समीकरण 1 हो गई। ठीक है, दोबारा में क्या है, यहां से छोटी संख्या का वर्ग। अब छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या हमारी y का जो वर्ग है ये 8 गुना है किसके? बड़ी संख्या के। लिखा है बड़ी संख्या हमारी x है, तो यानी कि 8x के बराबर है। इसको समीकरण बना दो 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, अच्छा ये x² है माइनस y² का मान 8x लगाना हमें यहां पर 8x। अब इसको भी इधर ले आइए, -180 बराबर 0। अब हमें इसके गुणनखंड करने 180 के, घटाने पर 8 आ जाना चाहिए और गुणा हो गए 180। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखो, दो संख्याएं हमारी 10 और 8। अगर 10 और 8 नहीं है कि घटाने पर 8 आना चाहिए, घटाने पर 8 आना चाहिए, तो घटाने पर तो 8 नहीं आ रहा है ना 180 से, ऐसे 10 18 180 गुणनखंड कर लो। चलो अब गुणनखंड कर लो भाई, 2 से 90 बार, 2 से 45, 3 से 15, अब 3 से 5, इनको दो जगह बांटना पड़ेगा हमें, एक 5 आ जाएगा, जिनको हम घटा दें तो अंतर 8 आ जाना चाहिए। तो 2 दूनी 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 12 15 का अंतर 3 होता है, नहीं बनेगी बात। 2 दूनी 4 पंजे 20 और ये 9 का अंतर 11 होता है, नहीं बनेगी बात। 2 दूनी 4 तिया 12, 5 दूनी 10 तिया 30 और 3 दूनी 6, 30 और 6 180 ही है ना। प्रश्न को देख लें एक बार, प्रश्न तो सही है, 180 के 90 है, 45
15 3 5, ठीक है। तो गुणनखंड तो मिलना चाहिए भाई हमें, गुणनखंड तो मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? अंतर 8 आ जाए, 5 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6 का अंतर कितना है? 30 और 6 का अंतर है, नहीं आया, 8 आ जाना चाहिए। 3 3 9 दूनी 18, बिल्कुल आ गया, यहां आ गया, यहां देखो सर्कल में 2 3 6 3 18 और 5 दूनी 10, 10 और 18 आ गया। कितना आ गया? ध्यान से देखना, 10 और 18 गुणा करेंगे 180 और अंतर हो जाएगा 8। बड़ी संख्या पहले लेनी है, ध्यान रखना है इस वाले चिन्ह की। तो ये हो जाएगा 18x माइनस, ये प्लस का लेना पड़ेगा हमें। क्यों लेना पड़ेगा प्लस का? क्योंकि जब इनको घटाओगे तो माइनस के 8 ही आ जाएंगे। अब कॉमन ले लो यहां से, x माइनस 18 प्लस यहां से 10 आएगा, x माइनस 18 बराबर 0। 0 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब x माइनस 18 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 10 बराबर 0। अब क्या करना है? शून्यांक निकालने हैं। लिखेंगे शून्यांक निकालने पर अब शून्यांक निकालेंगे तो प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर लगेगा। x माइनस 18 बराबर 0, देन x इज इक्वल टू 18, 18 आ जाएगा। दूसरा x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10 आ जाएगा। x के दो मान आए, कौन कौन से? एक माइनस 10 आया, एक 18 आया। अब हमें निकालना है y का, तो y का लगाएंगे यहां, यानी वाई स्क्वायर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से वाई स्क्वायर बराबर, पहले लगाइए 2 से, यदि x बराबर 18, x बराबर 18 है तो 8 गुणा 18 वाई स्क्वायर बराबर 8 2 64 का 4 हासिल 6, 8 8 6 14। अब y से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बनेगा 144, तो y बराबर कितना आएगा बताओ? 144 के गुणनखंड कर दो, कितना आएगा? ये आएगा 12, प्लस माइनस 12 लगाएंगे, क्योंकि डबल चिन्ह लगाएंगे, किसी भी चिन्ह का हो सकता है y का मान। अब जब दूसरा लगाएंगे माइनस का 10, तो ये वैलिड नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि माइनस जो रूट के अंदर आ जाएगा वो सोल्व होगा नहीं, वो आयोटा में यानी काल्पनिक में चला जाएगा। तो अतः x बराबर हो गए 18, y बराबर 12 और माइनस 12, दो मान आएंगे y के। बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 12 या माइनस 12। नोट कर लो जल्दी से। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं। तो दो स्पर्श रेखा खींच लो एक वृत्त पर, यहां हम हल करेंगे इसको। और हल करने के लिए देखो, ये एक वृत्त बना लो और इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से खींच दो। ये खींच दी हमने। अब ये इसका केंद्र है ए और ये बी स्पर्श बिंदु है दोनों, और ये केंद्र ओ है, और यहां ये बिंदु, इसको पी लगा दीजिए। अब इस पर होती है ये परपेंडिकुलर, यानी 90 अंश का कोण। ऐसे ही नीचे स्पर्श होता है 90 अंश का कोण। हमें सिद्ध क्या करना है इसमें? एक स्पर्श रेखा एपी है और एक बीपी स्पर्श रेखा है। क्या करना है? दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण ये वाला होता है, ये जहां ये मिल रही है, ये वाला मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा कहा? केंद्र पर अंकित कोण। केंद्र पर कौन सा कोण अंकित है? ये वाला।
का संपूरक होता है। तो संपूरक कोण क्या होते हैं आप जरा कमेंट में बता दें मेरे को, ठीक है। सिद्ध करना है हमें, ध्यान से देखना, सिद्ध करना है। क्या करना है इसमें सिद्ध? कोण AOB प्लस APB बराबर 180, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब करते हैं कैसे सिद्ध करेंगे, देखो लिखेंगे OA, यदि लिखिए, यदि OA लंब है, क्या है लंब, AP पर, और लिखिए, और OB भी लंब है BP पर। लंब का मतलब यहां 90 का है और यहां 90 का है, दो कोण 90 के हैं। अब 1 2 3 4 चार भुजाएं हैं तो चतुर्भुज हो गया, चार ही कोण है, चार ही भुजाएं हैं, इसके सभी कोण जोड़ दीजिए। लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण B, AOB लिख गया, ठीक है, B या PAB लिखिए, APB लिखिए उसको, OBP प्लस APB प्लस OAP बराबर 360 डिग्री। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब AOB हमें दिया नहीं है, इसमें AOB प्लस OBP कितने का है, ये 90 का है, प्लस APB नहीं दिया है, यही तो सिद्ध करना है इसमें, और OAP ये वाला 90 का है, बराबर 360 डिग्री। इसको इनको जोड़ दीजिए, कितना होगा बताइए, AOB प्लस APB प्लस 180 बराबर 360। अब ये इधर माइनस में चला जाएगा और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, प्लस APB बराबर 360 माइनस 180, ये हो जाएगा 180 डिग्री का। तो आ गया आंसर। लिख सकते हैं अतः, अजी लिखना चाहो तो अतः स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला वाले रेखाखंड द्वारा बना कोण तथा केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है। बस करो जल्दी से नोट। नंबर घ में आकृति में OA डॉट OB, OA डॉट का मतलब इनटू है, OA ये वाली है, OA ये वाली है, OB ये वाली है, OC इंटू OD दिया है। दर्शाना है कोण A कोण C के बराबर, कोण B कोण D के बराबर लाना है। देखो ये जो दो लाइन दे रखी हैं, ये लाइन समांतर नहीं है, अगर होती तो क्वेश्चन में दिया होता, ठीक है। हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं ओनली, यहां पर लिखेंगे हल इसका हम, तो हल में लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में
हमारे पास दो त्रिभुज हैं, दोनों में क्या गिवन है, ये चीजें गिवन है, इनको यहां लिखो। यदि ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। एक काम करिए, ओ ए हमारी ये वाली है, ओ डी ये वाली है, तो ओ ए के नीचे ओ डी को ले आइए, ओ ए के नीचे ओ डी को ले आइए, तो ये हो जाएगा ओ ए अपॉन, ये डिवाइड में आएगा ओ डी, इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ बी चला जाएगा इस वाले के डिवाइड में। ठीक है, अब एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक है डायग्राम में, तभी तो मैं सोच रहा था ऐसे कैसे हो गया, यहां डी है वहां बी है, बस यहां पर डी है और यहां पर बी है, ये है ठीक, तो ये ओ ए डी हो जाएगा और ये सी ओ बी हो जाएगा, बस इसमें यही मिस्टेक था थोड़ा सा। अब ये मिस्टेक है तो इसमें थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा हमें, क्या हमें ओसी लाना पड़ेगा इसके नीचे, ओसी लाए ओडी लाए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दो, इससे भी काम चल जाएगा। कैसे चलेगा मैं बताता हूं अब आपको, चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ओसी आना चाहिए क्योंकि मैचिंग करना है हमें, इसको मैचिंग करना है। ओ ए के नीचे इस वाले त्रिभुज की साइड ले आइए ओसी, ओ ए अपॉन ओ सी ले आइए और ओ डी के नीचे ले जाइए ओ बी को। ठीक है, अब बिल्कुल राइट है। अब देखो ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर आया, कौन कौन सी, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ डी अपॉन ओ बी, छोटी भुजा फिर बड़ी भुजा, छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, बिल्कुल सेम मैचिंग मिल। अब इसके बाद क्या है, देखो ये जो हमारे पास कोण है ये उभयनिष्ठ है, कौन सा, ए ओ डी बराबर बी ओ सी बराबर है, सॉरी बराबर क्यों है, क्योंकि ये इसको कहते हैं हम इंग्लिश में तो वर्टिकल इक्वेट कहते हैं, इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं हिंदी में, शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में शीर्षाभिमुख कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसके वर्टिकली अपोजिट। अच्छा, अब हमें त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में कंडीशन मिल चुकी है, दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण। जब ये चीज है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, कौन कौन से, ये वाला, इसको लिखेंगे इस प्रकार, जो त्रिभुज है हमारा ए ओ डी समरूप होगा त्रिभुज किसके, किसके, ध्यान से देखना आप कैसे लिखेंगे, देखो ओ ए के नीचे कौन सी भुजा आई थी, ओ सी आई थी, तो हम सी से स्टार्टिंग करेंगे, कहां से, सी से, देखना यानी कि सी ओ बी लिखा जाएगा, ओ डी के नीचे ओ बी, ओ डी ओ बी, ओ ए ओ सी, बिल्कुल मैच होना चाहिए इनसे, मैचिंग नहीं तो आंसर नहीं, रॉन्ग हो जाएगा आंसर। अब जब ये समरूप है किस नियम से है वो भी लिखना पड़ेगा, लिखेंगे एस ए एस, समरूपता नियम से, दो भुजाओं का अनुपात और एक इसमें कोण आया है। अब जब ये समरूप है तो समरूप त्रिभुजों का कंडीशन ये होता है, नियम ये है, जब समरूप है तो इनके जो कोण होंगे, संगत कोण, वो बराबर होते हैं, कोण ए कोण सी के बराबर, कोण डी कोण बी के बराबर, तब कोण ए बराबर कोण सी और कोण डी बराबर कोण बी, यही हल करना था हमें, हो गया है, नोट कर लो। नंबर डे में ताश की अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है। अब एक पत्ता निकाला गया है
तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक बादशाह हो और एक बादशाह नहीं हो। तो ताश की जो गड्डियां होती हैं उसमें 52 पत्ते होते हैं। जब 52 पत्ते होते हैं, प्रत्येक पत्ते में यानी प्रत्येक टाइप के 4 कलर होते हैं, सॉरी 2 कलर होते हैं, 2 कलर होते हैं, एक काला और एक लाल। और जब उनकी बात करें तो उनमें 4 टाइप होते हैं, बादशाह 4 होते हैं, इक्का 4 होते हैं, गुलाम 4 होते हैं, सभी नंबर 4-4 होते हैं। तो जो 52 पत्ते हैं उनमें 4 बादशाह होंगे। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, लिखेंगे हल। नंबर 1 निकालना है हमें, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी मींस प्रायिकता। एक बादशाह होना, अब बादशाह होने की हम निकाल रहे हैं तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल कितने होंगे? अनुकूल का मतलब जब हम पत्ती से प्रत्येक पत्ता को निकालते चले जाएंगे तो बादशाह कितने निकलेंगे? उसमें से ओनली 4 ही बादशाह निकलेंगे। पूरी गड्डी में से कितने निकलेंगे? 4। जब 4 बादशाह निकले तो कुल परिणाम कितने हुए? कितने पत्ते पलटे आपने? वो टोटल पत्ते पलटे 52। तो नीचे 52 लगा देंगे, 4 एकम 4, ये 13 बार कट जाएगा, यानी 1/13 आंसर आएगा। भाई 4 से एक बार, 4 से 13 बार, 52 कट गया। अब ये तो आ गया बादशाह होने की प्रायिकता। अब बादशाह नहीं होने की क्या होगी? ऐसे लिख लो या फिर दूसरे तरह से लिख लो, लिखेंगे बादशाह नहीं होने की प्रायिकता। आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, बादशाह होने की प्रायिकता, पी ना लगाकर, ठीक है। तो इसको 1 में से घटा दो, जो बादशाह होने की प्रायिकता है उसको 1 में से घटा दो। 13 एकम 13 में से 1 गया तो कितने बचेंगे? 12 बचेंगे, यानी 12/13 आंसर आ जाएगा बादशाह नहीं होने की प्रायिकता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 22 में का लास्ट का, इसमें निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है हमें। तो वर्गंतराल दिया है और बारंबारता इस कॉलम में दी गई है। इसमें हमें संचय बारंबारता मींस CF निकालना है, ठीक है। इसको बारंबारता को F कहते हैं, इसे हम स्मॉल f कहते हैं, और इसको हम CF कहते हैं, मींस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसे निकलती है? सबसे पहले इसको लिखिए 5, फिर 8 में ऊपर वाला जोड़ दो, कितना आएगा? 13 आएगा। फिर 20 में ऊपर वाला जो जोड़ आया है इसको जोड़ दो, ये आएगा 33। फिर ऐसे ही 15 में इसके ऊपर वाला जोड़ दो, 15 और 33 होंगे, 5 और 3 8, 3 और 1 4। फिर 7 में ऊपर वाला जोड़ दो, ये आएगा 55। फिर 5 में इससे ऊपर वाला जोड़ दो, ये आएगा 60। इनका भी जोड़ेंगे तो भी 60 ही आएगा। ये का इनका सबका फ्रीक्वेंसी का टोटल, और ये टोटल बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब देखो यहां लिखेंगे, यहां n बराबर 60, और 60 कैसा है? सम संख्या है। सम संख्या है या विषम संख्या है? वर्ग अंतराल के प्रश्न पर डिपेंड नहीं करता। यदि वर्ग अंतराल में आंकड़े ना हो तब सम और विषम डिपेंड करेगा।
इसमें डिपेंड नहीं करेगा, इसमें हम सीधा करेंगे। ठीक है, लिखेंगे माध्यक वर्ग के लिए, माध्यक वर्ग के लिए क्या करते हैं हम, n+1/2 वहां पद ढूंढते हैं। अब n का मान है 60, तो लिखेंगे 60, सॉरी n/2 ही ढूंढेंगे सीधा सीधा क्योंकि सम है। 60/2 बराबर 30वां पद, यानी n/2 ही ढूंढेंगे आराम से। ठीक, क्लियर, सम है पूरा पूरा भाग जाएगा, विषम होता तो एक जोड़ लेते इसमें। क्लियर, अच्छा अब 60/2 बराबर 30वां पद। अब 30 से बड़ा नंबर ढूंढेंगे, पहला फर्स्ट बड़ा, पहला बड़ा जो संचय बारंबारता दिया हो। देखो यहां 13 है, यहां 33 है, यही आएगा, यही 33 आएगा। और इस जो कि 20 से 30 में है, जो कि 20 से 30वें वर्ग अंतराल में है। अब ये लिखने के बाद हमें पता चल गया कि ये f है, ये f है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इससे ऊपर वाले कॉलम में ये CF है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें है। ये हमारा L1 हो गया, ये हमारा L2 हो गया। इनको यहां दर्शाएंगे अब हम, L1 20, L2 30। L1 मीन्स लोअर लिमिट, निम्न सीमा, L2 मीन्स अपर लिमिट, उच्च सीमा। F कितना है, F 20 है और CF इसका 13 है। बस ये लिखने के बाद हम लगाएंगे इसका H, सॉरी इसमें एक H होता है और H इन दोनों का अंतर होता है, वो है 10। यानी जो लिमिट है हमारी L1 L2, इनका डिफरेंस होता है H। सूत्र लगाइए माध्यक का, बराबर L1 प्लस H/F n/2 माइनस CF। इस सूत्र का उपयोग करना है आपको। देखो L1 कितना है, L1 है 20 प्लस H का मान 10, F का मान 20, n/2 का मान निकाला था हमने, निकल कर आया था 30। यहां पर देखो 30 माइनस ये है CF हमारा 13। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 20 प्लस 1/2 बचा गुणा 13 से 30 से 13 माइनस करो, ये आएगा 17। यानी कि 20 प्लस 2 से 17 काटो, 2 8 16, 2 पंजे 10, ये आएगा 28.5। क्लियर है, कर लो नोट जल्दी से। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल करना है। हमें जोड़ा है, हल करना है, x का मान निकालना है इसमें और y का भी। एक खंड ये है, एक अथवा वाला है, पहले इसको हल करेंगे, दोबारा उसको करेंगे। तो देखो जब हल करेंगे हम इसको, तो हल करेंगे तो समीकरण को ढंग से लिखना है। ये लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसको समीकरण 1 बना दो। अब ये जो समीकरण है हमारी, ये 9x बराबर 2y प्लस 7, इन सभी संख्याओं को इधर लेकर आएंगे, यानी 9x माइनस 2y माइनस का हो जाएगा 7 बराबर 0, समीकरण 2। अब हम यहां देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमें करना है विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से कर दो या विलोपन से कर दो, बात एक ही, आंसर सेम ही आएगा। पूछा नहीं है तो विलोपन से कर दो, आसान हो जाएगा। इनमें गुणांक बराबर करना है, या तो x का कर दो या y का कर दो। यहाँ x का 3 है, यहाँ y का, सॉरी x का 3 है, यहाँ x का 9 है।
यहाँ y का 5 है, यहाँ y का 2 है, तो x का गुणांक बराबर करने में आसानी रहेगी। 3 का गुणा कर देंगे समीकरण 1 में, बराबर हो जाएगा। लिखेंगे विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, गुणा कर दो भाई, यहां 3 3 9 हो जाएंगे x, माइनस 3 पंजे 15 y और माइनस 3 चौक 12 बराबर 0 हो गया। समीकरण 2 को इसके ठीक नीचे लगा दो। 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। ये हमारी पहली ही समीकरण है, तीसरी बना सकते हो इसे, और ये हमारी दूसरी है। अब क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्यों लिख रहे हैं हम? इसका भी रीजन है, क्योंकि जो हमारे गुणांक बराबर है ये सेम चिन्ह के, एक से चिन्ह के हैं। अलग अलग के होते तो हम जोड़ने पर लिखते। ठीक है, अब ये प्लस का है तो माइनस का माना जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये भी प्लस का। ये दोनों हो गए कैंसिल। 15y से 2y कम कर दो, माइनस के बचेंगे 13y। अब 12 में से 7 कम कर दो, माइनस के बचेंगे 5 बराबर 0। 5 को इधर ले जाओ, एक बार चिन्ह और देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक ठीक राइट है। इसको इधर ले जाइए, माइनस 13y रह जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस का हो जाएगा, y बराबर 5 बटे माइनस 13, सीधा सीधा y बराबर माइनस का 5 बटे 13 निकल कर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये y का मान समीकरण 1 में लगा दो या 2 में लगा दो, किसी में भी लगा दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम वहीं पहुंच गए। कहां? अब प्रतिस्थापन या विलोपन दोनों में यही सिस्टम होता है। प्रतिस्थापन में भी यही होता है, जब किसी एक वेरिएबल का मान निकल आता है। तो देखो 3x माइनस 5 गुणा माइनस के 5 बट्टे 13 और माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस माइनस प्लस 5 पंजे 25 बटे 13 माइनस 4 बराबर 0। क्या आचार को पलंग ले जाएं या फिर यही एलसीएम करें? इधर ले जाएं, बाद में कर लेंगे आराम से। 3x बराबर ये 4 प्लस का हो जाएगा और ये 25 बटे 13 माइनस के हो जाएंगे। इसको हल करो, 13 चौका 52 माइनस 25 कितने बचे बताओ? 52 से 25 गए तो 12 में से 5 गए तो 7 और यहाँ 2, 27 बटे 13। अब 3 भी भाग में चला जाएगा यहां से हटकर, 27 बटे 13 गुणा 3, 3 से 27 9 बार कट गया भाई। x का मान आ गया 9 बटे 13। बस हो गए हमारे आंसर, और इनको नोट और कर देंगे ऐसे बॉक्स में, ताकि एग्जामिनर आराम से देख ले कि x का आंसर कौन सा है और y का आंसर कौन सा है। प्रश्न 23 का दूसरा भाग है ये। 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना ही 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम करते हैं, देखो हल कैसे। अब जब बात आती है संख्या की, तो संख्या में 2 अंकों की है, इकाई और दहाई 2 अंक होंगे। मान लेते हैं इसमें, माना इकाई
का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, अतः संख्या क्या हो जाएगी? 10y प्लस x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दहाई होती है 10 की और इकाई का अंक उसमें जुड़ जाता है। आपने संख्या देखी होगी, जैसे 21 है, 21 में 20 दहाई एक इकाई होती है ना, तो 2 दहाई का है और 1 इकाई का है उसमें। अब क्या करेंगे? अब इसके पलटने से बनी संख्या लिखेंगे अंकों के पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलट दो तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। पलटने से संख्या बन गई, अंक इधर उधर हो गए। प्रश्नानुसार आ जाइए। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि संख्या को जोड़ दो 10y प्लस x में, उलटने से बनी संख्या जोड़ दो 10x प्लस y, ये होती है 66 के बराबर। 10x और 1x कितने हो गए? 11x। 10y और 1y ये भी 11y हो गए, बराबर 66। 11 कॉमन ले लो यहां से, x प्लस y बनेगा ब्रैकेट के अंदर, बराबर 66। अब 11 चला जाएगा इधर भाग में, तो x प्लस y बराबर 66/11। x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 6। समीकरण बना दो 1। अब दूसरी कहां बनेगी? देखो, दूसरी बनेगी यहां। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंतर 2, अब अंतर 2 है तो बड़ी संख्या मान लो इकाई की है, तो बड़ी संख्या कौन सी मानोगे? y की मानोगे कि x की मानोगे? एक तो माननी पड़ेगी हमें बड़ी संख्या, इकाई की या दहाई की, कोई सी एक माननी पड़ेगी। अगर इकाई की बड़ी मानोगे तो दहाई की छोटी हो जाएगी, और दहाई की बड़ी मानोगे तो इकाई की छोटी हो जाएगी। तो हम इकाई वाली बड़ी मान लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। दोनों के गुणांक बराबर है, समीकरण में कुछ करना नहीं है, या तो जोड़ दो या घटा दो। देखो, जोड़ने पर लिखेंगे, जब जोड़ने पर लिखेंगे, क्योंकि हमारे विपरीत चिन्ह है, ये कट जाएंगे। x और x कितने x हो गए? ये हो गए 2x, बराबर 6 और 2 हो गए 8। अब x बराबर 8/2, x का मान आ जाएगा 4। ठीक, अब x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां रख दो भाई x यानी 4 प्लस वाई बराबर 6 और y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर आ गया 2। अब x और y के जब मान आ गए हैं तो संख्या के इसमें रख दीजिए ये मान। अतः संख्या 2 गुणा 10 प्लस 4, यानी 2 इकाई का दहाई का है और 4 इकाई का है, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 4 24। क्लियर? यही आंसर है आपका। या फिर ये 42 भी माना जा सकता है। इसमें अंकों को ये नहीं कहा गया कि इकाई का बड़ा है कि दहाई का बड़ा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न है 24 का। देखो 24 में एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर है एक 15 मीटर ऊंचा,
मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बना है। क्या बना है? भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान देना है, हमें चित्र बनाना है इसका यहीं पर, बस इससे आगे हमें बाद में रीड करना है। इसको लिखेंगे हल हमें अब करना है। कैसे? देखो मान लीजिए कि ये मंदिर है, कितना 15 मीटर ऊंचा है ए और बी। अब इस मंदिर का शीर्ष है यहां, मंदिर के शीर्ष से और सड़क के दूसरी ओर खड़ा है भवन। भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो सीधी बात है भवन मंदिर से ऊंचा है, भवन बड़ा है, लंबा है, क्योंकि इसके शीर्ष से उन्नयन कोण तो ऊपर की तरफ ऐसे देखते हैं ना, अवनमन कोण नीचे की देखते हैं, तो ऊपर की तरफ देख रहा है ये मंदिर की चोटी से। तो मान लीजिए भवन इतना ऊंचा है, इसका आधार बिल्कुल सेम ही रहेगा इसका, ये वाला। अब इससे इसके समांतर लाइन खींच दीजिए, ये वाली, और इससे इसका जो कोण है ये 30 डिग्री है। इसे सी, इसे डी और इसे ई मान लीजिए इस पॉइंट को, क्योंकि इसके समांतर रेखा खींची गई है ये वाली। अब इसके बाद उन्नयन कोण तो 30 है, तथा भवन के पाद, अब भवन का पाद कहाँ है? भवन का पाद हमारे यहाँ है, उसी बिंदु से इसका अवनमन कोण, ये वाला कोण, ये कोण है 45 डिग्री का। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आगे आ जाइए। देखो जब ये 15 है तो ये भी 15 होना चाहिए। क्लियर? बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि ये इसके समांतर है और ये भी समांतर, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। हमें निकालना है ये वाला भुजा, ये वाला पार्ट, इसको x मीटर मान लीजिए। मान लिया हमने x मीटर, चित्र के अनुसार लिखेंगे। अब हम लिखेंगे चित्र के अनुसार। AB समांतर है CD, व AB AE समांतर है BD। तब AB बराबर ED बराबर 15 मीटर। जब ये समांतर है और ये भी समांतर है, ये समांतर है, तो जितना ये है इतना ही ये हो जाएगा। क्लियर बात है? अब इधर आइए, कोण के लिए आना है। हम देखेंगे यदि AD तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है, तो जब ये तिर्यक रेखा है तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। लिखेंगे हम, ये कोण है DAE, DAE बराबर कोण ADB, ADB बराबर 45 डिग्री। क्यों बराबर है? अंतः एकांतर कोण। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है? जब ये 45 का यहां, तो यह भी 45 का हो जाएगा। 45 लिख दीजिए। लिख दिया। अब ये चीज हमें माननी पड़ेगी, वो तो x है, इसे हम y ले लें। लिखेंगे माना, माना लिखेंगे BD जो बराबर है AE के है बराबर y, तथा जो CE है बराबर x मीटर। बस, क्योंकि ये BD AE के बराबर है और CE हमने x ले लिया, तो ये y मीटर लिखो इसका आधार, यहां से यहां तक, और यहां भी y है, बाद में पहुंचा देंगे हम। अब करते हैं हम इसको सोल्व। देखो हमें ये भुजा दे रखी है, ये भुजा निकालनी इस कोण के अनुसार, ये लंब है, ये आधार है, तो लगेगा tan सीधा सीधा। त्रिभुज ABD में tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, ये लंब है, ये आधार है। tan 45 का मान होता है 1, लंब है आपका 15 और आधार है आपका y, तो y एकम y बराबर
15 मीटर लगा दो। चलो y का मान आ गया, ये 15 मीटर है। यूनिट लगाना चाहो लगा दो, आ गया है y का मान। अच्छा, अब हमें जब ये y आ गए तो अब इस त्रिभुज में लिखना है। हमें लिखेंगे त्रिभुज ए ई, यहां 90 बनेगा ए ई सी में। इसमें भी लंब बटे आधार लगेगा, लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब है सीई और आधार है हमारा ए ई। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। सीई x है और ये कितना है बताओ, ए ई हमने अभी y निकाला था। चलो y लगा दो फिलहाल के लिए। तिरछी गुणा करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा। तो ये हो जाएगा x√3 बराबर y कम y। x√3 बराबर 15 लिख सकते हैं कि y का मान 15 है। मीटर बाद में लगा देना, अच्छा नहीं लगेगा, अभी आंसर में लगाएंगे। √3 यहां से हटाओ, 15/√3। अब इसका कर देना है परमीकरण। x बराबर 15 गुणा √3/√3 गुणा √3। 15√3/3, 3 से 5 बार कट जाएगा, 5√3 आ जाएगा। अब x भी आ चुका है, y भी आ चुका है। अब लिखेंगे भवन की कुल ऊंचाई। लिखो भवन की कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई कितनी है बताओ भवन की? भवन की है CD बराबर CE प्लस ED। CE कितना भी निकाला था हमने, CE तो x था और ये 15 मीटर। x कितना निकला है, 5√3 प्लस 15। तो यहां से कॉमन ले लो भाई, 5 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 5 का भाग 15 में 3 बार जाएगा। 3 को आगे लिख दो, बेशक लिखना चाहो तो 3 प्लस √3 और इसका यूनिट मीटर इसमें लगा दो। और यहां लगाना चाहो तो यहां भी लगा दो मीटर, और यहां भी मीटर लगा दो, तो इसमें भी मीटर लगा दो, यहां भी मीटर लगा दो। हो गया है प्रूफ, नोट कर लो इसे। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। प्रश्न 24 का ये दूसरा भाग है। लिखा है एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। तो यही आपको समझ जाना चाहिए कि भवन छोटा है कि मीनार छोटी है। उन्नयन कोण ऊपर को देखने से बनता है, जब भवन से देख रहे हैं तो मीनार बड़ी है। तो एक चित्र बना लेंगे हम यहाँ भवन का और मीनार का। बनाइए जल्दी से। देखो ये हो गया हमारा भवन, ये वाला A और B, इसके शीर्ष से मीनार का शीर्ष। अब मीनार का शीर्ष तो ऊंचा होगा, तभी तो इसके शीर्ष से ऐसे उन्नयन कोण बनेगा। ये उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। अब इसके यहीं से इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, वो है 45 डिग्री। हो गया। अब इसके आधार को मिला दीजिए इस आधार से। यहां पे A B C D और E ये भाग हम लगा लेंगे। अब ये जो उन्नयन कोण है, ये अवनमन कोण है, इसको हम उन्नयन कोण में बदलेंगे। अच्छा, इसमें दिया क्या है, इसमें दिया यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर, ये वाली जो ऊंचाई है ये 40 मीटर है, ये 40 मीटर है यहां से लेकर यहां तक। तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। क्लियर। अब भवन की ऊंचाई x मान लीजिए। देखो यहां माना भवन की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। मानो ये h मीटर है तो इधर भी h होना चाहिए, x मान लीजिए। चलो से x और y अच्छा रहता है, ये x मीटर तो इसका ये पार्टीशन भी x मीटर, ये वाला।
तथा जो सीई है उसको हम वाई मान लें मीटर। ये जो हिस्सा है इसका चित्र के अनुसार है, ये सब चीज चित्र अनुसार, ये वाला हिस्सा। अब क्या करेंगे हम, इस उन्नयन आवर को उन्नयन में बनाएंगे। लिखेंगे यदि AB समांतर CD व AD तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो ये जो कोण है ADB बराबर होगा DAE के। क्यों बराबर होगा? अंतः एकांतर कोण। अब तो ये कितना हो जाएगा, ADB हो जाएगा 45 डिग्री का। अब यहां तथा जो BD है वो बराबर है AE के, क्योंकि ये इसके समांतर है, ये वाला हिस्सा। अब आइए आगे क्या करना है हमें। ये 45 का यहां तो यहां हो गया, ये 45 का, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज में से इसमें और इसमें इसको y ले ले तो अच्छा रहेगा भाई। इसको x इसको y ले लीजिए तो थोड़ा ठीक रहेगा। इसको BD को y ले लो, BD हमने y ले लिया तो ये भी हमारा y मीटर हो जाएगा। क्लियर, ये y मीटर। x और y में हमें संबंध स्थापित करना है। अच्छा करें तो भाई ठीक। क्या लेना है हमें, 10। इसमें लेंगे त्रिभुज ABD में tan 45 बराबर, इसका लंब है AB और आधार है BD। और tan 45 का मान क्या होता है बताओ? tan 45 का मान होता है 1 और इसका मान है x, इसका मान है y। इसको तिरछी गुणा कर दो तो y बराबर x हो जाएगा। हो गया y बराबर x। अब ऊपर वाले त्रिभुज में आ जाइए, इसमें भी लंब ये आधार ये, लिखेंगे त्रिभुज AEC में tan लगेगा इसमें भी। अब लगेगा इसमें tan और ये 60 डिग्री का है इसमें, क्योंकि ये त्रिभुज है हमारा ये वाला, इसमें लंब है हमारा CE और आधार है AE। tan 60 का मान होता है √3 और CE हमारा कुछ भी वैल्यू हमने मानी नहीं थी, CE रहने दो। और AE किसके बराबर है, ये y के बराबर है। तिरछी गुणा करो, CE एकम CE बराबर y√3। अब CE इक्वल टू जो y है वो x के बराबर है, इसको x में ही कन्वर्ट कर दो। ये हो गया हमारा CE का वैल्यू। अब क्या करना है हमें, CE प्लस ED करना है, ध्यान से देखना। यानी कि CE प्लस ED इज इक्वल टू कितना है, 40 मीटर है दोनों का टोटल। CE हमारा x है, x√3 और ये हमारा ED भी देखो इसके बराबर है, यानी ये भी x ही है, इज इक्वल टू 40 मीटर। x यहां से कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 बचेगा बराबर 40 मीटर। ये यहां से इधर कहां जाएगा, इसके भाग में जाएगा, यानी कि x बराबर 40 बटे √3 प्लस 1 मीटर। ये x आ गया, यानी x हमारा क्या था, इसकी ऊंचाई थी, किसकी, भवन की। भवन की ऊंचाई आ चुकी है लेकिन अभी पूरी नहीं आई है, हमें इसको करना है सही, इसका परमीकरण करना है अभी। x बराबर 40 बटे √3 प्लस 1, जब परमीकरण करेंगे तो इसका चिन्ह बदल दो, √3 माइनस 1 से ऊपर गुणा और √3 माइनस 1 से नीचे। x बराबर 40 √3 माइनस 1, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का यहां सूत्र लग जाएगा। अब x बराबर
40√3 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, बताओ कितना बचेगा नीचे? यहां 2 बचेगा और ये मीटर है इस सम में। 2 से 40 कै बार कटेगा बताओ? 20 बार। 20√3 माइनस 1 मीटर लिखेंगे। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर। यही है। हो गया है पूरा? तो नोट कर लो भाई जल्दी से। प्रश्न है 25। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ऊपर है। चित्र बनाएंगे सबसे पहले हम यहां और हल करेंगे इसका आपके सामने। देखो एक शंकु है, ऐसा होता है शंकु, ये इसका व्यास हो गया और ये इसका हो गया ऐसे। अब ये कहां है? ये आधे गोले पर विद्यमान है। हो गया। अब ये इसका क्या है? ये शंकु की होती है ऊंचाई और ये होती है त्रिज्या और ये होती है तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई कितनी है? इसमें त्रिज्या r है और ये ऊंचाई l लेनी पड़ेगी हमें। लिखो, माना शंकु की ऊंचाई व तिर्यक ऊंचाई क्रम से, यहां लिख दीजिए, क्रम से h व l है तथा शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या r है। क्लियर? ये तो होता ही है सब में। अब क्वेश्चन पर आ जाइए, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा इसने कि यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, लिख दें, लिखेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। दोनों के वक्र पृष्ठ समान यानी बराबर हैं। जब बराबर हैं तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr² होता है और शंकु का होता है πrl। पढ़ा तो होगा आपने? बिल्कुल ठीक। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, एक r से ये r भी कैंसिल हो गई। क्या बचा? ये बचेगा यहां पर 2r बराबर l। बस इतना बचा है। अब प्रश्न पर आ जाइए थोड़ा सा। कौन से प्रश्न पर? देखो हमें l निकालना होता है तो l का सूत्र क्या होता है? l बराबर होता है अंडर रूट में h² प्लस r²। ये होता है l का सूत्र। क्योंकि हमें जो अनुपात निकालना त्रिज्या और ऊंचाई का निकालना है, तिर्यक ऊंचाई का नहीं निकालना। इसकी जगह हमें लगाना पड़ेगा 2r बराबर अंडर रूट में h² प्लस r²। ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब इसका रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर बन जाएगा। 2r का होल स्क्वायर बराबर h² प्लस r²। ये हो जाएगा हमारा 4r²। हो गया? क्यों हो गया? ये क्यों हो गया? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, r² को इधर ले r² की तरफ।
माइनस में आएगा, कितने आर स्क्वायर बचेंगे, 3r²। अब जो अनुपात पूछा है इसने, त्रिज्या और ऊंचाई, यानी त्रिज्या ऊपर आनी चाहिए, ऊंचाई नीचे आनी चाहिए, तो ऊंचाई का ऊंचाई के नीचे 3 को इधर ले जाएंगे हम, r² / h² बराबर 1/3। दोनों पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के इधर रूट बन जाएगा भाई, r/h बराबर रूट 1/3। तो r/h क्या हुआ बताइए जल्दी से, r/h बराबर 1 रूट से बाहर और 3 रूट से बाहर, आएगा ही नहीं। अब इनको लिख दो अनुपात में, किस में, यानी r/h बराबर 1/√3। यही आंसर है आपका। त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है 1/√3 हो जाएगा। कर लो जल्दी से नोट, और इसका एक लास्ट पार्ट और है। यदि इंग्लिश में आपको चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसे ही पेपर में आपको समय समय पर देता रहूंगा। ये लास्ट प्रश्न है 25 का, अथवा में दिया गया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। हल कर दो वही इसको जल्दी से। अब कैसे करेंगे देखो, एक वृत्त बनाओ, वृत्त बना लिया। अब जब वृत्त बना लिया तो इसमें केंद्र अवश्य होगा, केंद्र है हमारा, केंद्र है तो चाप बना लीजिए थोड़ा सा। इसकी त्रिज्या हो गई कौन सी, 21 सेंटीमीटर, ये वो केंद्र है, और ये भी हो गई भाई 21 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या है। ये जो चाप है, ये वाला चाप है, ये ए बी चाप है, जो कि केंद्र पर कितना कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये चाप भाई 60 वाले का ही तो पूछा है, और इसका ही त्रिज्या खंड पूछा है, क्योंकि लघु त्रिज्या खंड हो गया। ये क्या क्या दिया है इसमें, r बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। त्रिज्या खंड का पूछा है, वृत्त खंड का पूछा नहीं है। एक बार और देख लें, बिल्कुल ठीक है, आराम से हो जाएगा। एक ही सूत्र लगाना है, छोटा सा प्रश्न है। लिखेंगे ए बी चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री और पाई r स्क्वायर। इसे मान लगा दो भाई, थीटा का मान 60 बटे 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, और इसको लिखो वर्ग इकाई भी होता है आंसर में। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और r का मान है 21 की घात 2 सेंटीमीटर घात 2। देखो 60 से ये 6 बार कट जाएगा, अभी और काटेंगे हम, आगे लिख देंगे इसको बराबर 1/6 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिख दिया है हमने, ये इसका स्क्वायर था। अब 7 से 3 बार कट गया, 3 से ये 2 बार 6 कट गया, और 2 से कट गया 11 बार। क्या बचा, 11 गुणा 21 बचा। 11 कम 11 का 1 हासिल, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल आएगा इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में अवश्य बताएं, लाइक करके जाएं, कमेंट अवश्य करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और इससे पहले वाले क्वेश्चनों का जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक
नीचे मिल जाएगा, उसको देख लेना है। आगे की भी ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए कमेंट करें। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तब भी कमेंट करें। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल।